नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की धूम मची हुई है। योगी सरकार विधानसभा चुनाव के ऐन पहले दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य तरीके से आगाज करना चाहती है। दीपोत्सव में हर छोटी से छोटी चीज को बेहतर तरीके से पेश किया जा रहा है। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो वहीं अयोध्या नगर क्षेत्र में 3 लाख दीपों को जलाया जाएगा। अयोध्या के तट पर रामायण की गाथा को भी उकेरा जाएगा। साथ ही लेजर लाइट में भव्य रामायण का हेरिटेज लुक में शो दिखाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव को विश्व स्तर पर यादगार बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो रामनगरी का नौलखा श्रृंगार होगा। 9 लाख दीपों से रोशन होगी अयोध्या। राम की नगरी जब रोशनी में नहाती नजर आएगी, वो दृश्य बेहद खास होने वाला है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। लखनऊ कमिश्नरेट में पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ। एडिशनल एसपी राजेश श्रीवास्तव ने एडीसीपी साउथ बनाया गया है। एडिशनल एसपी राघवेंद्र मिश्रा को एडीसीपी सेंट्रल बनाया गया है। अखिलेश सिंह बने हैं एसीपी हजरतगंज। कुल 7 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। तो वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के मोहम्मद अली जिन्ना वाले बयान पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, अखिलेश यादव अगर ये सोचते हैं कि ऐसी बात करके वो मुस्लिमों का वोट पालेंगे तो इस गलतफहमी में, इस गफलत में ना रहें। उन्हें ये समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमान का जिन्ना से कोई संबंध ही नहीं है। हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान को और जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। कि अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और हकीकत यह है कि 2 नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उससे राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान से पटेल समाज भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। पटेल समाज ने सपा अध्यक्ष का विरोध करते हुए राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पटेल प्रतिमा के पास अखिलेश यादव का पुतला फूंका है। तो वहीं आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई घोटाला नहीं हुआ था। भाजपा ने सभी आरोप झूठे लगाकर पार्टी को बदनाम करने का काम किया था। जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वो लोग कोर्ट में झूठ स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा, 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले के आरोप कोर्ट में साबित ही नहीं हो सके। चर्चित रिपोर्ट, और आप सबको याद होगा, एक ऐसी भ्रमित संख्या बल का उन्होंने विवरण किया उस रिपोर्ट के अंदर, जिसको किसी ने सही नहीं माना, लेकिन मीडिया के माध्यम से इतना झूठ प्रचार किया गया। 1,76,000 करोड़ का संभावित घाटा, प्रिजम्पटिव लॉस, उस संख्या को निर्मित करने में जिन जिन लोगों का हाथ था, और प्रवक्ता के रूप में जो विनोद रॉय जी ने पूरे देश भर में बखान उसका किया, और वो झूठे, बेबुनियाद और फरेबी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से जो आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और यूपी सरकार पर लगाए थे। और मुझे याद आ रहा है, मनमोहन सिंह जी ने कहा था जब प्रधानमंत्री थे कि हिस्ट्री विल जज मी इन ऑल फेयरनेस, और आज उनकी कही हुई बात बिल्कुल सच आ रही है। स्पेक्ट्रम का कथित घोटाला, कोयले का कथित घोटाला, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था।
आज रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का समापन हुआ। समापन के इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई थी, जिसका आज समापन किया गया है। अब जल्द ही सूरज उदय होने वाला है, जो आगामी चुनाव में दिखेगा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात का किसान बर्बाद और परेशान है, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल ना हो जाए, इसलिए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाए। हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी ने इस देश को गुमराह करने का काम किया, लेकिन आज भी गुजरात में नौजवान बेरोजगार है, गांव बर्बाद हुए हैं, किसान दुखी हुआ है। और ऐसे समय में हाथ जोड़कर यहाँ के लोगों को, यहाँ की माता बहनों से अपील करता हूँ कि गुजरात की जनता जो भुगत रही है वो उत्तर प्रदेश में ना हो। इसीलिए 2022 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करे। 2022 का चुनाव यहाँ सिर्फ सरकार बदलने के लिए चुनाव नहीं है। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश को बचाने का चुनाव होगा, जिस देश को बचाने का काम हमारे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पूज्य महात्मा गांधी ने किया। शाइन सिटी बनाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपी आशिफ को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने आशिफ को प्रयागराज से पकड़ा है। आशिफ के ऊपर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शाइन सिटी ऑफ कंपनीज से संबंधित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 7 आरोपियों पर शासन ने इनाम घोषित किया था, जिनके तहत आशिफ नसीम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को सौंपा था। आसिफ नसीम पुत्र नसीम निवासी बी 1706/14 जीटीबी नगर करेली थाना करेली जनपद प्रयागराज फिर गिरफ्तारी हेतु शासन द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम का घोषणा किया गया था। ये अभियुक्त शाइन सिटी से संबंधित करीब 300 से भी अधिक विवेचनाओं और अभियोगों में वांछित अभियुक्त था और इसके गिरफ्तारी हेतु लखनऊ कमिश्नरेट के एसीपी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी और ये टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी और आज दिनांक 1/11/2021 को इस टीम द्वारा इस अभियुक्त को प्रयागराज से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला पीलीभीत में आज यातायात महीने का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर एसपी दिनेश कुमार के साथ एडिशनल एसपी और एआरटीओ मौजूद रहे। एसपी ने यातायात महीने के शुभारंभ में जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरे जिले में घूमते हुए लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इस दौरान एसपी ने कहा, महीने का पहला सप्ताह पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की चेकिंग में गुजारा जाएगा, जिससे आम जनता के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब हम अच्छा काम करेंगे तभी जनता भी अच्छा काम करेगी। उन्होंने कहा, हमारी 4 पहिया वाहन के सभी अधिकारी और कर्मचारी बेल्ट लगाकर बैठेंगे और 2 पहिया वाहन पर सभी सिपाही हेलमेट लगाकर चलेंगे। ये नवंबर माह हमेशा यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस की रोल रहता है कि यातायात पुलिस के साथ साथ जिला पुलिस के सभी थानों के सदस्य जो पुलिसमैन हैं वो सब लोग जगह जगह जाके लोगों को ट्रैफिक नियमों के संबंध में जागरूकता करते हैं। ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाते हैं और उसमें फाइनली एनफोर्समेंट पे भी जोर लगाते हैं ताकि पब्लिक ट्रैफिक नियमों का पालन करे और अपने घर पे सुरक्षित पहुंचे। तो वहीं आजमगढ़ में आज से यातायात महीने की शुरुआत पुलिस लाइन आजमगढ़ ने की है। तो वहीं आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई और आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली खासतौर पर लोगों को मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुए जागरूक करने के लिए थी।
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मतदाताओं को समेटने में लग गई हैं। अब युवा वर्ग भी मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित ठाकुर द्वारा का बालिका विद्यालय में आज छात्राओं की ओर से चित्रावली बनाई गई, जिसमें मतदान को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। गाजियाबाद की प्रथम महिला मेयर आशा शर्मा, एडीएम ऋतु सुहास ने भी शिरकत की है। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और वोट देने जरूर जाएं। सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमने यहाँ पे मतलब अलग अलग पार्टीज के सिंबल बनाए हैं। हम उसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको जो पार्टी को वोट देना है आप उसे चूज कीजिए। ये हम पूरे 6 लोगों ने बनाया है। इसका मेन उद्देश्य है जो 2022 में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो फिर जो भी हम बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन जानने वाली है, जो लोग वोट करेंगे उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अब जो लोग आ रहे हैं हम उन्हें अपनी थीम एक्सप्लेन करें कि वोट देना कितना ज़रूरी है। तो ये बस उसी के लिए है कि हम लोग उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, हर एक वोट मैटर करता है। इसका थीम हम लोगों का ये था, मेरा वोट मेरा अधिकार। ये हम लोग को स्कूल की तरफ से बोला गया था इसके ऊपर बनाने के लिए। और इसका मेन ये था जो 2022 में इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए हम लोगों को जो हमारे स्कूल्स में आने वाले हैं पेरेंट्स या फिर बाहर से जो आने वाले हैं उनको हमें प्रमोट करना है कि वो वोट दें, कि एक एक वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि वोट के ऊपर ही हमारे पूरे इंडिया का डेवलपमेंट जो रखा हुआ है, इसलिए हम लोग को प्रमोट करना था 2022 के लिए। बेटी पढ़ाओ का नारा जहां एक तरफ दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा जो लगातार लड़कियों के लिए उत्साहवर्धन अपने समय से करती भी आई हैं और यही वजह है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में भी वो हमेशा से कार्य करती भी आई हैं। आज हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा। आइए जानते हैं उनसे, वो आज महिलाओं को लेकर जो लड़कियां आज कॉलेज में आई हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए। मैडम, आपका स्वागत है जनता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और मैं सच में इस स्कूल में आकर बहुत खुश मुझे महसूस होती है कि यहाँ बेटियाँ इतना अच्छा काम करती हैं। और केवल हमारा नारा ही नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने हमेशा बेटियों के उत्थान के लिए सुना है। भाजपा मैदान में, बेटी के कल्याण में, ऐसे नारों को सुन सुन के हम आगे बढ़े हुए हैं और करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं। आज बच्चियों ने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। बच्चियों ने अपने रंगोली के माध्यम से दिखाया है कि वोट इज अवर फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार है वोट देने का। और वोट हमें किसी समाज पर, किसी जाति पर, किसी रिलीजन पर नहीं देना चाहिए। वोट को बेचना नहीं चाहिए। वोट को हमें पैसे से, आजकल प्रलोभन चलते हैं, लैपटॉप दे देंगे, ये दे देंगे, उस तरह के प्रलोभन से बचकर हमें वोट सोचकर समझकर, क्योंकि शासन और सुशासन में बहुत अंतर है, हमें अच्छे सुशासन को लाना है। और मैं कहती हूँ कि आपकी इस रंगोली से अगर 10% भी गाजियाबाद में वोट का इजाफा होगा तो सारा क्रेडिट मेरी बच्चियों को जाता है। लड़कियों को किस तरह से उत्साहित करेंगे चुनाव में वोट डालने के लिए? मैं लड़कियों को, जैसे हम तो करते ही आ रहे हैं, बेटियों को भी, बेटी, क्योंकि एक बेटी, एक विद्यार्थी से 20 लोग जुड़े होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले। जब बच्ची जाकर कहेगी अपने माँ बापों को, या बेटा जाके कहेगा कि वोट डालिए और ऐसे लोगों को वोट डालिए जो भारत माता की रक्षा कर सके, तो स्वाभाविक है कि पेरेंट्स भी बदलेंगे, उनके रिलेटिव भी बदलेंगे। आज आपने देखा है 5 साल का बच्चा अगर टॉफी खाता है तो रैपर डस्टबिन में डालता है। उसकी वजह से कम हमारे 5 से 10% जो 25 और 50 साल की उम्र के आते हैं, वो भी डरते हैं कि घर में कहीं पोता पोती तो नहीं है। आदत उनको भी पड़ गई, तो ऐसे जब ये मैसेज देंगी तो वोट डलेगा, और जरूर डलेगा। ये थी हमारे साथ गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कर रही हैं। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टी पूरे जोर शोर से अपने अपने दम दिखाने में लगी हैं। इसी क्रम में आज मथुरा में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व कांग्रेस सांसद जफर अली नकवी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जफर अली ने कहा, आज की जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस पार्टी का आधार जनता हो, नेता हो न हो, आज लोग उठ गए हैं, बीजेपी सरकार से उठ गए हैं और जानते हैं कि उसको तक रखा नहीं है। बेईमानी, चोरी, महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार और पीड़न, इन सबसे उठकर लोग चाहते हैं कि ऐसी पार्टी को हम लोग वोट दें जिसने देश के लिए कुछ किया हो, राष्ट्र के लिए कुछ किया हो। उनके सामने विकल्प कांग्रेस पार्टी आ रही है।
महुआ में एक दिव्यांग व्यापारी के आत्महत्या मामले में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि शहर के हमीरपुर चुंगी में रहने वाला दिव्यांग व्यापारी संदीप सिंह बीते 16 अक्टूबर को अपने एक साथी के साथ झांसी से वापस लौट रहा था। तभी रानीपुर इलाके में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने दिव्यांग के साथ बेरहमी से मार पिटाई करी। इस पूरे मामले में रानीपुर पुलिस की ओर से आरोपियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर व्यापारी ने घर में लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया है। जिलाधिकारी जी के लिए ज्ञापन आज देने आए थे हमारे बड़े भाई संदीप सिंह, जो झांसी किसी कारवश व्यवसाय कार्य से झांसी गए थे। लौटते समय नाश्ते पानी के लिए वो रुके, जहां पे कुछ लोग गुंडे माफिया राज हमारे भाई को बुरी तरीके से मारा, क्योंकि हमारा भाई विकलांग था और उसके साथ बहुत बड़ी जाति हुई। हमारा भाई प्रतिष्ठित व्यवसायी था और अच्छा कामकाज यहाँ पे देख रहा था। उन्होंने इसको मारा, वो बेचारा घर आया, उसको और वो लोग उसने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई भी वहां पे कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके बाद सीधे वो घर आए, घर आके उन लोगों को छोड़ दिया गया, उनको मैसेज मिला कि उनको छोड़ दिया गया। इससे अपमानजनक उनको वो लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद हमसे प्रशासन से हमने मांग की, उनको मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने कैंडल मार्च जुलूस भी लगा रहा, हमको आश्वासन दिया गया कि हम 5 दिन में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। बलूनी के हिसाब से उनकी ये कोशिश रहेगी कि प्रदेश के हर जिले में ऐसे ही सक्षम इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए जाएं। इससे पर्वतीय और दूरदराज के गांवों में भी इंटरनेट की सुविधा मुहाल हो पाएगी। सवाल पूछा वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जो लोग इंटरनेट सेवा दे रहे। हम लोग इंटरनेट सेवा नहीं दे रहे, हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ। जैसे आज देहरादून के अंदर हमने इंटरनेट एक्सचेंज चालू किया, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोत्साहित होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देहरादून में आए, राइट। ऐसे ही हम नैनीताल के अंदर जो इंटरनेट एक्सचेंज लगा रहे हैं, वहां पर भी लोग प्रोत्साहित होंगे कि ज्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आए। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गांव के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा इंटरनेट एक्सचेंज और सर्विसेज उनको प्रेरित करेंगी कि वो रूरल एरिया में भी जाएं। कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी महाविद्यालय में 3 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। महाविद्यालय के 51 पद समाप्त करने और 460 सीटों को अन्य महाविद्यालयों में स्थानांतरित करने के विरोध में छात्रों ने भूख हड़ताल कर रखी है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मांग है कि उच्च शिक्षा मंत्री और महाविद्यालय प्रशासन को तत्काल छात्रों के प्रवेश पुनः खोलने चाहिए, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में यहां पढ़ाई की इच्छा रखने वाले बच्चों को दाखिला मिल सके। वहीं मांगे पूरी न होने पर छात्रों ने भूख हड़ताल को जारी रखने और उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमने पिछले 1 महीने से प्राचार्य महोदय के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार ज्ञापन भेजे, लेकिन हमारे ज्ञापन का एक भी जवाब नहीं आया और मजबूरन हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। पिछले 3 दिन से हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल हमारी 3 छात्रों की तबियत भी खराब हो गई थी। हमारी मांगे हैं, महाविद्यालय में 51 पद जो रिक्त हुए हैं, रिक्त पद हटाए गए हैं, अन्य कॉलेजों में भेजे गए हैं। पहले तो वो पद हमारे कॉलेज में वापस लाएं और जो 460 सीट कम की है वो बढ़ाए जाएं और उसके अलावा बीए में भी 30% सीटें बढ़ाए जाएं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से ट्रैवल एजेंसी के मनमानी करने के मामले सामने आ रहे हैं। पर्यटन विभाग को लगातार ऐसे ही मामलों की शिकायतें मिल रही थी। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल का कहना है कि कोविड काल के दौरान रद्द की गई चारधाम यात्रा में हुई बुकिंग का पैसा श्रद्धालुओं को वापस न करने और मौजूदा समय में ज्यादा किराया वसूलने जैसी शिकायतें मिल रही थी, जिसके लिए ट्रैवल एजेंसी संचालकों से बात करके लोगों की समस्या का निस्तारण करने जा रही है। अगर ट्रैवल व्यवसायियों की मनमानी जारी रही तो चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि आपस में बात करके व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। कुछ ट्रैवल एजेंसीज ने पहले
पुराने टाइम पे कोरोना काल में टूरिस्टों की बुकिंग की थी, लेकिन क्या होता है कि मई जून में यात्रा न चलने के कारण जो है वो उन्होंने कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनका रिफंड करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं टूरिस्ट, तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। देखिए, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको हम खुद उसका विरोध करते हैं और ऐसी आशा करते हैं जितनी पर्यटन व्यवसायी हैं कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डील और फेयर डील वो अपने गेस्ट को मुहैया कराएं और उनकी जो भी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं उसके विशेष ध्यान यात्रियों की सुविधाओं पर दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने मसूरी विधायक के आवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक एवं शिक्षक से अभद्रता करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा करते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर जमकर नारेबाजी करी है। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी शहर में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है और प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों से अभद्रता की गई है और अपशब्द कहकर भाजपा का एजेंट बताया गया, जबकि उक्त वरिष्ठ नागरिक का भाजपा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।